हमारे चैनल ग्रो अप पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश कुमार दांगन। आपके हमारे न्यू चैनल ग्रो पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि पूरा नागरिकता के बारे में पढ़े थे कि नागरिकता कैसी होगी, किस प्रकार मिलेगी और कैसे छीन सकती है, ये सब के बारे में पढ़े थे। और इसको संविधान के भाग 2 के पूरा भाग 2 के अंतर्गत आता था, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक के आर्टिकल का पूरा वर्णन था इसमें। ठीक है, इसका जो वीडियो है हमारे इस वीडियो के लिंक है जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 3 मूल अधिकार, जिसमें नागरिकों को जो अधिकार मिलता है उसके बारे में, मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। इसे भारत का मैग्ना कार्टा, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भारत का मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को बोलते हैं। इसमें जो संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी जो भाग 3 के अंतर्गत से ही आता है, क्योंकि इसमें पूरा अधिकार नागरिकों के बारे में दिया गया, इसी का सबसे ज्यादा इसी से आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पूरा मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया, मतलब अमेरिका के संविधान से इसको प्रभावित है ये। ठीक है, अब जो वास्तव में जो है ये संविधान है, ये वास्तव में इतना जो मूल अधिकारों का जो विस्तृत वर्णन जितना हमारे देश के संविधान में है, उतना किसी भी देश के संविधान में वर्णन नहीं है। यहां तक कि अमेरिका के संविधान में भी वर्णन नहीं है। ठीक है, और जैसे कि ये जो मूल अधिकार है, इसमें संविधान द्वारा हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की रक्षा करते संविधान। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, समता, सम्मान, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रहित को समाहित करता है पूरा मूल अधिकार। इसमें यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने तथा राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ जो नागरिकों को एक आजादी प्रदान करता है, जो ये मूल अधिकार नागरिकों को आजादी प्रदान करता है, जो कठोर नियम रहता है राज्यों के, देश में जो व्यवस्था बनाए रखने, उसके लिए उसके विपरीत काम करता है। ये नागरिकों को आजादी देता है मूल अधिकार। ठीक है, अब जैसे कि जानते हैं कि जब मूल अधिकार, जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ, तब उस समय हमारे जो संविधान में 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, और ये बताना भूल गया कि जो मूल अधिकार है भाग 3 में आता है, और आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत इसके पूरे मूल अधिकारों का वर्णन है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब उस समय 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, और उसमें 7 कौन कौन से मूल अधिकार थे उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में कितने मूल अधिकार है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो मूल अधिकार थे, जो 7 थे उस समय, वो कौन कौन से थे? पहला था समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया मूल अधिकार से और कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसको शिफ्ट करके भाग 12 के 300A में डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया ये। और 7वां है संवैधानिक उपचारों का उपचार। ये जब मूल अधिकार, जब हमारे संविधान लागू हुआ उस समय 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, और जो पूरा जो आर्टिकल है इसी के अंतर्गत डिवाइड है। ठीक है, जो समता का अधिकार, उसके अंदर 14 से 18 आर्टिकल जो है समता का अधिकार में आते हैं, और स्वतंत्र का अधिकार 19 से 22 में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 आर्टिकल, और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में आते हैं, और संपत्ति का अधिकार 31 में आता था, उसके बाद उसको तो बैन कर दिया गया, उसको शिफ्ट कर दिया गया भाग 12 में कानूनी अधिकार में शिफ्ट कर दिया गया, और आखिरी था संवैधानिक उपचारों का उपचार। ठीक है, ये इसके बारे में ये पूरा डिटेल है। और प्रेजेंट में मैं इसको बता दें कि संपत्ति का अधिकार तो हटा ही दिया गया। अब मूल रूप से कितना अब संविधान में बोला जाए, अगर क्वेश्चन आता है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने मूल अधिकार थे, मूल रूप से कितने मूल अधिकार थे, तो उस समय क्वेश्चन में बोलेंगे 7 मूल अधिकार थे। और वर्तमान में पूछेंगे कितने मूल अधिकार हैं, तो बोलेंगे 6 मूल अधिकार हैं ये। ठीक है, अब ये हो गया हमारे मूल अधिकार। अब 12 से 14 है, 12 से 35 है, तो 12वां और 13वां आर्टिकल क्या है? ठीक है, ये तो है 14 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो 14 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन
आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या है इसके बारे में थोड़ा ध्यान लेते हैं। जो आर्टिकल 12 है वो जो मूल अधिकार में जितने भी उपबंध है उसमें राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, राज्य शब्द। ठीक है, ये राज्य शब्द का प्रयोग सिर्फ 2 आर्टिकल में किया गया, एक आर्टिकल 12 में और एक आर्टिकल 36 में। कि इसमें राज्य क्या होगा, इसमें जो आर्टिकल 12 है इसमें जो भाग 3 मूल अधिकार है उसके उद्देश्य को प्रस्तुत किया गया है और उसको परिभाषित किया गया है। और राज्य क्या होगा, कैसे राज्य होगा, राज्य क्या है इसके बारे में बताया गया कि राज्य क्या है। तो राज्य क्या है तो मैं बताता हूँ। एक राज्य मतलब ये हो गया कि अब मैं बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ मतलब हमारे भारत में 28 जिला है और 9 यूटी है, तो ये राज्य नहीं। राज्य इस प्रकार का हो सकता है कि ये भारत संसद भी एक राज्य के अंतर्गत आएगा। भारत संसद उसका जो वैधानिक और जो भी कार्यकारी परिषद है वो इसके अंतर्गत आएगा। भारत का संसद, राज्यों का विधानमंडल, ये अब मैं बोलूंगा छोटा ये नगर पालिका, वो भी अपना एक कानून बनाता हो, तो वो भी एक राज्य है, एक राज्य के नाम राज्य है। नगर पंचायत या पंचायत, ये सब एक राज्य के अंदर आएगा। और जैसे संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था जैसे बोलेंगे LIC, ONGC, एक बोल सकते सेल, ये सब एक राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इसमें इसको भी जो आर्टिकल 12 इसमें पूरा राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है इसमें ये पूरा। ठीक है, अब जो इसमें जो राज्य शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है, जैसे कि राज्य शब्द आया तो मतलब यहाँ पे अगर ये संवैधानिक संस्था है मतलब गैर संवैधानिक पूरा संस्था है तो ये राज्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो भी मूल अधिकार का हनन हो रहा होगा तो हम उसको कार्यालय में जाके उसको मतलब उसके इस खिलाफ जा सकते हैं। मतलब कार्यालय में मतलब एक न्यायालय में जाकर उसकी जो मूल अधिकार हनन हो सकता है उसको हम उसको वर्जित कर देंगे, उस कानून को वर्जित कर देंगे, ये बताया गया है। ठीक है, और जो उच्चतम न्यायालय के अनुसार बोला गया कि राज्य शब्द और राज्य वो होगा जो कोई भी जैसे निजी संस्था एजेंसी जो राज्य की बतौर संस्था काम कर रही है वो राज्य के अंदर राज्य माना जाएगा, एक राज्य माना जाएगा, ये बोला है। मतलब संस्था गैर संवैधानिक रहे जो भी रहे और राज्य की बतौर संस्था काम कर रही है तो वो राज्य के अंतर्गत आएगा, ये बोला गया आर्टिकल 12 जो उसको पूरा जो संविधान के जो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 को पूरा परिभाषित करता है। ये है। अब आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 12 बोल दिया राज्य की परिभाषा, आर्टिकल बोल दिया राज्य की परिभाषा। ये जो आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 ये बोलता है कि अगर नागरिकों को अगर जैसे संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी कानून बनाता है, राज्य संसद विधानमंडल नगर पालिका जो भी कानून बना रहा है उससे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाके अपने जो मूल अधिकार हनन हो रहा है उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती है और वो जो कानून बना है उसको बैन कर सकती है, रद्द कर सकती है। ये आर्टिकल 13 में दिया गया है। मतलब आर्टिकल 13 बोलता है कि जो भी कानून जो भी नागरिकों को मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ हम कर सकते हैं, मतलब एक कोर्ट केस कर सकते हैं जैसा भी इसमें बताया गया आर्टिकल 13 में। ठीक है, अब जो आर्टिकल 14 से पूरा 32 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया, सॉरी जो मूल अधिकारों के बारे में पूरा बताया गया आर्टिकल 14 से 32, तो उसको भी मल्टीपल डिवीजन में बांटा गया था। तो पहला है कि समता का अधिकार के अंतर्गत 14 से 18 आर्टिकल आते हैं। तो 14 से 18 आर्टिकल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल जो समता का अधिकार, जो पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, ये समता का अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आर्टिकल 14 क्या बोलता है, जो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, तो बोलता है विधि के
समता विधि के समक्ष एवं समता एवं विधियों के संरक्षण। आर्टिकल 14 बोलता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण होगा, ये बोला गया है आर्टिकल 14 में। अब विधि के समक्ष समानता ये और विधियों के संरक्षण क्या है, तो इसका क्या मीनिंग क्या होता है। तो इसमें बोला गया जो भी कानून बनेगा, विधि मतलब कानून होता है, ठीक है, मतलब जो भी कानून जो कानून के अकॉर्डिंग, जो कानून के आधार पर कोई भी नागरिक कानून के आधार पर कोई भी नागरिक छोटा बड़ा ऊंच नीच गरीब कुछ नहीं होगा, मतलब जो कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, ठीक है, कोई गरीब नहीं होगा कोई अमीर नहीं होगा, सब बराबर, सब इक्वल होंगे, इसमें ये बोला गया है, ठीक है। कोई कानून के समक्ष एकदम स्पेशल नहीं होगा, उसको संरक्षण देगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर होगा, ये बोला गया विधि के समक्ष समता। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे बोलते हैं कि जैसे इसमें दिया गया है कि संविधान में दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान अगर कुछ किए तो उसके खिलाफ हम कोर्ट न्यायालय में जा नहीं सकते, उसके लिए स्पेशल है। सांसद के लिए भी एक स्पेशल प्रावधान है, कुछ के लिए अपवाद दिया गया है इन लोगों के लिए। ऐसा तो पूरा बोला गया कि विधि के समक्ष सब समान होंगे, नॉर्मल नागरिक, लेकिन जो राष्ट्रपति सांसद प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम का जो भी किया हो, कोई जो भी किया हो, वो उसको हम अपराध या नहीं मान सकते, ये बोला गया, ठीक है। अब आर्टिकल 15 क्या बोलता है, राज्य के नागरिकों को धर्म जाति लिंग जन्म स्थान धर्म जाति लिंग स्थान के आधार पर भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 ये बोलते हैं कि राज्य के नागरिकों को यह अधिकार दिया जाता है कि धर्म जाति लिंग और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबर संरक्षण दिया जाएगा, ये इसमें बोला गया है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, जो अपवाद आता है कि जैसे कि जो पिछड़े जाति एसटी को संरक्षण देना, एसटी ओबीसी को संरक्षण देना, इसमें एक अपवाद आता है कि शैक्षणिक मतलब कुछ क्या बोलते उसको इकोनॉमिक कंडीशन में थोड़ा उनको प्रोत्साहन देना, इसमें दिया गया है। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल सेक्शन को दिया गया है, और महिलाओं को विशेष संरक्षण दिया गया है। ये इसके अपवाद है, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि अब हमारा जो भारत देश आजाद हुआ था, उस समय संविधान लागू हुआ, उसके बाद तो उस समय बहुत ज्यादा गैप रहा था, अमीर थे बहुत अमीर थे और गरीब बहुत गरीब थे। अब इसको बराबर कैसे लाया जाए, इसमें बोल रहे राज्य के नागरिकों को राज्य के प्रत्येक नागरिकों को धर्म जाति भाषा जन्म स्थान के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब मैं इसके भेदभाव करूंगा तो कैसे मेरा देश कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा। उनका मकसद जो भाग 4 बोलता है, भाग 4 क्या कहता है कि भाग 4 में ये बोला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी बोलते हैं, इसमें बोला गया कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी कैसे होगा, यहाँ तो अमीर हुआ, गरीब है, अमीर है, इसको बराबर कैसे लिया जाए। आर्टिकल 15 तो उसको विपक्ष बोलता है कि उसको कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसमें तो भेदभाव हो रहा है, क्योंकि अब इनको जो महिलाओं को संरक्षण देगा तभी वो बराबर दर्जे में आएगा, एक समानता में आएगा, ठीक है। जो पिछड़े जातियों को शैक्षणिक या इकोनॉमिक कंडीशन में थोड़ा उसको प्रोत्साहन देंगे तभी बराबर आएंगे, इसी कारण इसमें कुछ अपवाद दिया गया है। अब आर्टिकल 16 क्या बोलता है, जो लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसमें वही बोला गया लोक नियोजन में अवसर की समानता, और इसमें ये अवसर की समानता अब बोला गया कोई भी पोस्ट आ रहा है, जैसे भी कुछ पद आ रहा है तो उसमें सबको समान समझा जाएंगे, सबको मतलब कि अगर 100 पोस्ट निकले तो अकॉर्डिंग टू सब मेरिट के आधार पे ऐसे समझाया जाएगा। लेकिन अवसर की समानता सबको बराबर देंगे, एसटी ओबीसी सबको, मतलब जो भी एसटी ओबीसी सबको समानता सब देंगे, ये इसमें बोला गया है। लेकिन वही बोला ना, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय पिछड़े थे,
उसको आगे ऊपर ले जाना है, जो गरीबों को या पिछड़ी जाति को ऊपर ले जाना है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ अपवाद दिया गया है कि उसको कैसे, तो उसको शैक्षणिक में कुछ शुल्क में छूट दिया गया, ठीक है, और कुछ परसेंट दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, तब वो इसके अपवाद में आए, ठीक है। नहीं तो आर्टिकल 16 बोलता है, वो आर्टिकल कभी आ जाता है क्वेश्चन में आ जाता है कि आर्टिकल 16 क्या होता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये आर्टिकल 16 बोलता है। अब आर्टिकल 17 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत। मतलब छुआछूत का अंत। जब उस समय जब संविधान लागू हुआ तो उस समय बहुत ज्यादा छुआछूत ये सब था, तो बहुत भेदभाव, मतलब एक अमीर गरीब के बहुत ज्यादा भेदभाव था, जाति के अंदर बहुत भेदभाव था। तो जो हमारे संविधान सभा के जितने सदस्यों ने एक सोच के विचार के एक आर्टिकल डाला अस्पृश्यता का, जिससे सब नागरिक समान होंगे। अब समान होंगे जब ये छुआछूत का अंत होगा। बहुत पहले तो छुआछूत बहुत ज्यादा था, तो इसको अंत करने के लिए एक आर्टिकल 17 डाला गया, इसको अधिकार में डाला गया कि अस्पृश्यता का अंत होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 18 क्या कहती है? आर्टिकल 18 ये बोलती है उपाधियों का अंत। ये आर्टिकल 18 बोलते हैं। इसमें ये था कि जब उस समय राजा महाराजा का शासन था, तो उस समय उसको राजा महाराजा दियाज, एक राय बहादुर, ऐसे सब उपाधि दे देते। तो ये सबको अंत कर दिया, वो सब उपाधि को अंत कर दिया गया, और सिर्फ 2 को छोड़ के इसमें बोला गया सब उपाधि बंद हो जाएगा। सिर्फ सेना में जो लेफ्टिनेंट कर्नल ये सब है, इसको छोड़ के, और विद्या में डॉक्टर, ये सबको विद्या में इसको छोड़कर बाकी जितना भी उपाधियों को सबको डिमोलिश कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ये बोला गया इसमें आर्टिकल 18 में, ठीक है। तो ये है 14, 15, 16 जो 5 आर्टिकल, ये समता का अधिकार है, इसके बारे में है पूरा, ठीक है। अब जो आर्टिकल जो दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 के बारे में दिया, 19 से आर्टिकल 19 से 22 के बारे में उसका पूरा डिटेल है, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पूरा पढ़ेंगे स्वतंत्रता अधिकार, उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, ये सब आगे धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे हम लोग। उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरे हम उसके मूल अधिकार के पूरे अधिकार को पढ़ लेंगे, और पूरा जो 32 जो संवैधानिक उपचारों के उपचार के बाद और आर्टिकल आता है 33, 34, वो क्या है 35, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।